नमस्कार, मैं हूं अमिता पंकज और आप देख रहे हैं राजसत्ता एक्सप्रेस। भारत में दीपावली को बहुत ऑस्पिशियस माना जाता है। किसी भी बड़े इन्वेस्टमेंट के लिए, चाहे आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, गोल्ड खरीद रहे हो या आप घर का गृह प्रवेश करते हैं, ऐसे मौकों पर इस चीज को बहुत शुभ माना जाता है और हमारे यहाँ मोस्टली लोग दीपावली के टाइम पे या धनतेरस के टाइम पे इन्वेस्टमेंट करते हैं। अगर आप भी इस दीपावली प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो आप कुछ बातों का ध्यान रखें ताकि आप सुरक्षित जगह इन्वेस्ट करें और आपके साथ में किसी तरह का फ्रॉड ना हो पाए। इसी सारी बातों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ है हमारे लीगल एडवाइजर बीडी शर्मा जी। शर्मा जी, आपका स्वागत है राजसत्ता एक्सप्रेस में। धन्यवाद। प्रॉपर्टी खरीदते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? सबसे पहले तो हमें जब प्रॉपर्टी हम खरीदने जा रहे हैं तो किस प्रकार की प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं इस बात का ध्यान करना पड़ेगा। जैसे हम मकान खरीद रहे हैं और वो मकान सिटी में है, मतलब नगर निगम के अंदर है, नगर पालिका के अंदर है, टाउन एरिया के अंदर है या गांव के अंदर है, जैसा भी है उसका उसी तरह से हिसाब करना पड़ेगा। जैसे आप शहर में खरीद रहे हैं मकान, शहर में यदि मकान आप खरीद रहे हैं तो आपको देखना पड़ेगा कि ये प्रॉपर्टी, ये जो बिकवाल है यानी बेचने वाला है, उसको कहाँ से आई है, यानी उसके टाइटल के पेपर्स क्या हैं, वो देखेंगे। अगर टाइटल क्लियर है तो उसके बाद फिर ये देखेंगे कि क्या इसका, अगर वहाँ डेवलपमेंट अथॉरिटी है तो क्या डेवलपमेंट अथॉरिटी से इसका लेआउट या पर्सनल मकान है तो उसका मैप सैंक्शनड है, मैप पास है, तब आप उसे देखेंगे कि फिर उसकी कीमत, और कीमत में भी देखेंगे कि कितना एडवांस जाना है, किस हिसाब से फिर इसकी किस्तें जानी हैं और किस्तें जाने के बाद कितने समय में या कितना पैसा डेवलपमेंट अथॉरिटी लेने के बाद या प्राइवेट बिल्डर लेने के बाद सेल डीड कर देगा, सेल डीड करने के बाद पोजीशन हैंड ओवर कर देगा। इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। यही अगर मकान कहीं मान लीजिए आप उसमें नगर पालिका में खरीद रहे हैं तो नगर पालिका में देखना पड़ेगा क्या ये नगर पालिका से इसका नक्शा पास है, इसका टाइटल क्लियर है, जो बेच रहा है क्या उसके पास टाइटल इसका है, बेचने की सारी पावर्स वो रखता है। और इसी प्रकार से अगर वही मकान कहीं टाउन एरिया में ले रहे हैं तो टाउन एरिया के सारे नियम देखने पड़ेंगे आपको कि टाउन एरिया के अंदर ये जमीन है, सुरक्षित है, यह है, ये सब देखना पड़ेगा। गांव में है अगर तो गांव में प्रधान के पास उसका नक्शा वगैरह अगर पास कराना है तो उसकी एक रसीद कटती है, कुछ पैसे जमा होते हैं, तो वो इस तरह से अगर आप क्लियर करके मकान लेंगे तो आपको आगे चलकर कोई परेशानी नहीं होगी। अब मकान के अलावा यदि आप कमर्शियल के लिए खरीद रहे हैं, दुकान बनाने के लिए या बिजनेस पर्पज से ले रहे हैं, तब आपको महानगर, जैसे मैंने बताया, तो महानगर में देखें डेवलपमेंट अथॉरिटी है, उसका भूप्रयोग कमर्शियल है या नहीं। अगर कमर्शियल भूप्रयोग है फिर टाइटल देखेंगे। टाइटल देखने के बाद जैसे मकान को खरीदने में मैंने बताया कि किस किस चीज़ का ध्यान रखना है, इसी तरह से इसका कमर्शियल का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसी तरह से आप अगर इसको नगर पालिका के अंदर खरीद रहे हैं तो नगर पालिका में क्या नगर पालिका से इसका नक्शा पास है, कोई आपत्ति तो नहीं। नगर पालिका प्राइवेट बिल्डर का है तो उससे नक्शा पास है। नक्शा पास होने के साथ साथ क्या इसका वो लेआउट के साथ साथ अपना इंडिविजुअल नक्शा पास है, क्या मतलब ये मॉल के लिए ले रहे हैं, कमर्शियल पर्पज के इंडिविजुअल दुकान के लिए ले रहे हैं।
अगर मान लीजिए वो कमर्शियल वहाँ उपयोग हो रहा है रोड पे और वहीं आप दुकान के लिए खरीद रहे हैं तो ले सकते हैं, क्योंकि आस पड़ोस का जो उपयोग होता है उसमें कन्वर्जन के लिए आपको ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं उठानी पड़ती है। इसी तरह से उसे अगर टाउन एरिया में ले रहे हैं और गांव में ले रहे हैं तो वो सारी बातें ध्यान रखनी पड़ेगी। अब कमर्शियल अलावा अगर इंडस्ट्रियल एरिया है तो इंडस्ट्रियल एरिया में देखना पड़ेगा, यूपीएसआरटीसी से मगर देखना पड़ेगा कि यहाँ पे इसका वो है, वहाँ से अनुमति लेनी पड़ेगी, वो आपको सर्टिफिकेट देंगे और वो आपको लीज देंगे, लीज वगैरह सारी चीज़ें करानी पड़ेंगी, आप से कमर्शियल उसमें ले लेंगे इंडस्ट्रियल एरिया में। इसी तरह से अगर नगर पालिका है तो नगर पालिका में भी इंडस्ट्रियल एरिया देखना पड़ेगा। अब इंडस्ट्रियल का अब आपको मान लीजिए कृषि के लिए भूमि चाहिए, तो कृषि भूमि अगर आप वहाँ ले रहे हैं नगर निगम में, देखना पड़े इसका उपयोग कृषि है या नहीं है। नगर पालिका है तो उसमें भी देखना पड़ेगा कि उपयोग क्या है, कृषि अगर है तो कृषि के ठीक है, टाउन एरिया वगैरह में भी उसका उपयोग कृषि है। और गांव में तो अगर कहीं डेवलपमेंट अथॉरिटी नहीं है तो फिर वैसे जवान सारी लैंड कृषि की ही होती है, आप उसे परचेज कर सकते हैं। लेकिन कृषि भूमि परचेज करते समय सबसे पहले आप देखेंगे क्या जो खतौनी होती है, खतौनी जो वार्षिक रिकॉर्ड कहलाता है, वार्षिक रिकॉर्ड में क्या उसका विक्रेता का नाम दर्ज है, और अगर दर्ज है तो कब से दर्ज है, क्या विक्रेता ने उसे सेल डीड के थ्रू परचेज की थी या उसकी दादलाई है। दादलाई मीन्स उसको इनहेरिटेंस से मिली है, बाप की थी या दादा की, दादा से बाप पिता पे आई, पिता से फिर पुत्र पे आई, और वो लैंड आप परचेज कर रहे हैं तो उसकी पेडिग्री को देख लेंगे कि पेडिग्री सही है और उसे परचेज करेंगे। उसका उपयोग अगर वो कृषि है कोई दिक्कत ही नहीं, उसे परचेज कर लेंगे। हाँ, यदि फिर उस कृषि भूमि को परचेज करने के बाद आप और कोई उपयोग करना चाहें तो उसे आकर्षित घोषित करानी पड़ेगी। पहले हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में यूपीजेडएनडीएलआर एक्ट चलता था, उसकी धारा 143 थी। अब राजस्व संहिता चल रही है उत्तर प्रदेश में, तो उसके लिए जो है वो धारा 80C दी हुई है, उसके तहत जो है ये आकर्षक घोषित हो जाती है, फिर उसको आकर्षक में किसी में ले लेते हैं। लेकिन ये केवल टाउन एरिया और गांव के लिए है, और यदि वो भूमि वहां पर शहर में मीन्स नगर पालिका में या नगर निगम के अंदर है तो उसका डेवलपमेंट अथॉरिटी से भी उपयोग देखना पड़ेगा। इस तरह से आप जमीन अगर खरीदेंगे तो आप बहुत सी धोखाधड़ी से बच जाएंगे। प्रॉपर्टी खरीदते समय जरूरी दस्तावेज क्या है? उन दस्तावेजों की जांच पड़ताल किस तरह करनी चाहिए? प्रॉपर्टी खरीदते समय सबसे पहली चीज है, अगर उसने उसकी दादलाई है तो उसकी पेडिग्री देखेंगे, और यदि उसने परचेज की है तो उसका दस्तावेज होता है सेल डीड, तो वो सेल डीड देखेंगे, और सेल डीड जिस समय हुआ है उससे आगे कहीं उसने दोबारा किसी को बेची तो नहीं है, कहीं बैंक से लोन तो नहीं ले लिया, कहीं किसी को गिरवी तो नहीं डाल दी है, ये सब कुछ उसे देखना तो पड़ेगा। एक कहते हैं आम आदमी अगर इस तरह की चीजें जानना चाहता है तो उसको किसकी सहायता लेनी चाहिए? अगर आम आदमी इस तरह खरीदना चाहता है तो उसके लिए सबसे बढ़िया रहेगा कि उसको अपना एक काउंसिल इंगेज करे वो, और उस काउंसिल से उसका मुआयना कराए। मुआयना कराने का मतलब एग्रीकल्चर लैंड है तो उसके लिए कलेक्ट्रेट में लैंड रिकॉर्ड मैनुअल होता है, तो लैंड रिकॉर्ड मैनुअल के हिसाब से क्या नाम वहाँ पर खतौनी, खसरा, चकबंदी अगर हुई है तो चकबंदी के डॉक्यूमेंट्स, वो सारी चीजें वहाँ मौजूद होती हैं, और वो देख के बता देगा कि ये जमीन कब से इसके नाम आ रही है, इसको कैसे मिली, इसकी मिल्कियत कैसे हुई, और ये इसमें कोई वो तो बदर तो नहीं है, बदर मीन्स इसमें कोई इलीगलिटी तो नहीं है, तब वो उसे एडवाइस कर देगा, वो परचेज कर ले। टाइटल डीड और सेल डीड क्या है? सेल डीड और टाइटल डीड में क्या अंतर होता है?
सेल डीड और टाइटल डीड में अंतर ये है, जैसे कि खतौनी में आपका नाम है तो वो टाइटल डीड है, आपके पिताजी से आप पर आई है, वो सारा रिकॉर्ड में उसमें कैटेगरी दी हुई है। और सेल डीड जो दूसरे से क्रय करते हैं, तो क्रय करने के एवज में पहले उससे ऑफर एक्सेप्टेंस से ऑफर दिया कि भाई ये मेरी प्रॉपर्टी है, मैं इसे 10 लाख रुपए में बेच रहा हूँ। दूसरा कहता है नहीं, मुझे तो आठ दूंगा, मैं तो 8 में, या जहाँ कहीं भी उसकी सेटल हो जाए। तो उसने ऑफर किया कि मुझे बेचना है, वो उसको कंसीडरेशन बताएगा कि इतना नहीं, तो कंसीडरेशन डिसाइड हो जाए। तब उसके बाद एक सेल डीड एग्जीक्यूट हो, जिसके लिए हर एक तहसील में एक सब रजिस्ट्रार होता है, और अगर बड़ी तहसील है तो 2 सब रजिस्ट्रार होंगे, और बड़ी है तो और ज्यादा होंगे। तो इसी तरह से सब रजिस्ट्रार के यहाँ पे सेल डीड हो जाएगा, उसे सेल डीड कहते हैं। सेल डीड, सेल माने बिक्री, डीड माने दस्तावेज, तो बिक्री का दस्तावेज होता है, उसे सेल डीड कहते हैं। गिफ्ट डीड और बिल डीड क्या है? गिफ्ट डीड और बिल डीड में क्या अंतर होता है? सेल डीड जो होता है उसमें तो पूरा कंसिडरेशन देना पड़ता है। 10 लाख की सौदा अगर है, 10 लाख आप देंगे, 10 लाख पर स्टाम्प देंगे और 10 लाख पर ही फीस जमा कराएंगे रजिस्ट्रार के यहाँ, वहाँ सेल डीड हो जाएगा। गिफ्ट डीड वो है जो सगे संबंधियों में एक दूसरे को कर देते हैं, वहाँ कंसिडरेशन नहीं होता है, लेन देन नहीं होता है, पैसे का लेन देन नहीं होता है कि भाई इतने रुपए में ये, उसको मुफ्त देते हैं वो चीज। लेकिन मुफ्त देने के लिए उसको रजिस्टर कराना पड़ता है गिफ्ट डीड को, और जब रजिस्टर कराएगा तो उसमें आप उसको क्या नाम, जो खरीदार है उसको पूरा उस पर देना पड़ेगा स्टाम्प। स्टाम्प उसी प्रकार से देना पड़ेगा जिस प्रकार से वो सेल डीड को दे रहा है। पूरे सेल डीड के स्टाम्प लगाने के बाद फिर वो उसको दस्तावेज सेल डीड की तरह ही रजिस्टर हो जाएगा, उसे गिफ्ट डीड कहते हैं। और जिसमें पूरा आपने कंसिडरेशन पे करके आपने परचेज किया है, उसे सेल डीड कहते हैं। सेल डीड और गिफ्ट डीड में केवल इतना अंतर है। तो सेल डीड और गिफ्ट डीड में ये अंतर है, ये बताना जरूरी इसलिए था कि गिफ्ट से ही सेल डीड को आप करेंगे। बिल डीड वो है इच्छा पत्र जिसे कहते हैं। इच्छा पत्र वो है कि कोई आपका बुजुर्ग है या आपका कोई रिश्तेदार है, दूर का रिश्तेदार है, वो अगर अपनी इच्छा जाहिर करे कि मेरे मरने के बाद मेरी संपत्ति ये विवादित ना हो जाए, उसके लिए वो बिल डीड करता है। बिल डीड मतलब इच्छा पत्र, वो इच्छा पत्र उसके लिए करता है, और उसमें वो तब ऑपरेट होता है इच्छा पत्र जब उस व्यक्ति की डेथ हो जाती है। आफ्टर डेथ वो ऑपरेट होगा कि वो प्रॉपर्टी उसको तभी मिलेगी जब उसकी डेथ हो जाएगी। मीन्स मेरी अगर प्रॉपर्टी है और मैं अगर किसी को चाहती हूँ उसको नाम करना, तो मैं उसके नाम बिल डीड कर दूंगी, बिल डीड तो कर वो मेरी प्रॉपर्टी उसके नाम ट्रांसफर हो जाएगी। ट्रांसफर हो जाएगी, मेरी death के बाद। ऑटोमेटिक नहीं हो जाएगी, आपकी डेथ के बाद फिर वो उसको म्यूटेशन में लगाएगा, लगाने के बाद फिर वो कहेगा भाई ये मैं बिल डीड करेंगे। अब मान लो उस पर कोई आपत्ति आ जाती है, कोई रिश्तेदार खड़ा हो जाता है, भाई मेरी सगी संबंधी, और वो तो मेरे तो नाम विरासत में वैसे ही आ जाएगी, ये फर्जी है सेल डीड, उसमें कंटेस्ट होगा केस, एविडेंस ली जाएगी, और एविडेंस में जब एविडेंस सही से आ जाएगी तब वो उसके नाम चढ़ जाएगी। बिल डीड जो है वो किसी भी प्रॉपर्टी की हो सकती है, चल या अचल। चल में सारी संपत्ति आ जाती है, कोई भी चल चीजें हैं वो, और अचल में ये मकान है, जमीन है, दुकान है, जो अचल है। तो अचल संपत्ति और चल संपत्ति में ये अंतर है। बिल डीड दोनों की हो सकती है। हिबा जुबानी का फायदा किस प्रकार उठाते हैं? हिबा जुबानी जो है वो केवल इस्लामिक लोगों के लिए है। तो मुसलमान लोग जो हैं वो अपनी प्रॉपर्टी का जुबानी हिबा कर सकते हैं,
जुबानी हिवा कैसे कर सकते हैं कि कोई उनका मकान है, अब उनका कोई रिश्तेदार आया दूर का, भाई हम आपको ये मकान दे रहे हैं, ईद की खुशी में या ईद के मौके पर हमने वो दे दिया उन्हें, और उसकी लिखा पढ़ी कोई नहीं है। आगे चल के जिसको गिफ्ट किया या जिसको उन्होंने वो हिवा किया जुबानी, वो आदमी फिर उसका मालिक हो जाता है, वो उसको सेल डीड कर देता है। तो अगर कहीं आपत्ति आ जाती है तो आपको उसको निस्तार करना पड़ेगा, और अगर आपत्ति कोई नहीं आती तो ठीक है, हिवा जुबानी से वो मालिक होगा, लेकिन वो केवल इस्लामिक लोगों के लिए है हिवा, हिवा इसमें नहीं है। नहीं, ये कई बार और प्रॉपर्टी के हिवा, ट्रांसफर में आता है ना, इस सब इस्तेमाल किया जाता हाँ है। तो हिवा सही आता है, उसमें एग्रीकल्चर लैंड की हिवा नहीं हो सकती है। अभी बीच में सुप्रीम कोर्ट ने एक केस में होल्ड किया था, लेकिन वो भी नजीर जो थी वो फिर उलट दी गई कि नहीं, ये नहीं कि कृषि भूमि के लिए नहीं हो सकता है, क्योंकि कृषि भूमि जो है वो एक जैसा ला है सबका, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई बौद्ध जैन, इनका सबका एक ही जैसा है, और वो जो है वो केवल इस्लामिक लोगों के लिए है। और अच्छा, हिवा जुबानी करते समय आपके पास में कोई गवाह भी होना जरूरी वो है? पर्सनल लॉ एप्लीकेबल जिस प्रॉपर्टी में है उसमें लागू होगा, इसमें एग्रीकल्चर लैंड में नहीं लागू। अच्छा, जैसे हिवा जुबानी अगर कोई करता है तो उसके लिए कोई गवाह भी होने जरूरी है? यस, तो हिवा उनका जुबानी के कम से कम 2 गवाह होने चाहिए, और हिवा जुबानी की कुछ कंडीशंस होती हैं। कंडीशन क्या है कि जो आदमी हिवा जुबानी कर रहा है, पाक साफ प्रॉपर्टी उसकी होनी चाहिए, कोई प्रॉपर्टी में कोई विवाद नहीं होना चाहिए, प्रॉपर्टी में कोई लोन नहीं होना चाहिए, प्रॉपर्टी कहीं गिरवी नहीं पड़ी होनी चाहिए, उस आदमी का पोजीशन में होनी चाहिए जिसकी प्रॉपर्टी है, और वो हिवा जुबानी करे और पोजीशन तुरंत ट्रांसफर कर दे। अगर पोजीशन उसने ट्रांसफर नहीं किया तो वो हिवा नहीं माना जाएगा। एक तो ये कि प्रॉपर्टी पाक साफ होनी चाहिए, प्रॉपर्टी जिस व्यक्ति के पास है उसकी अपनी क्लियर होनी चाहिए, मतलब ओनरशिप उसकी बिल्कुल ओनरशिप में कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ओनरशिप में कोई वो नहीं होना चाहिए, कोई केस वगैरह नहीं होना चाहिए, और जैसे अभी बताया हमने आपको कि गिरवी वगैरह नहीं होनी चाहिए, और मतलब कोई वो लफड़ा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल पाक साफ हो, उसका हिवा जुबानी होता है, और उसका हिवा जुबानी का तुरंत ही उसको कब्जा जो है ट्रांसफर कर दिया जाता है। उसके कम से कम 2 गवाह होने चाहिए कि हमारे सामने इन्होंने फला दिन फला तारीख को इतने बजे ये प्रॉपर्टी इनको दी, और इनने कब्जा भी इनको हैंड ओवर कर दिया, और इनने कब्जा ले लिया। उसका कब्जा लेना भी बहुत जरूरी है, जिसको हिवा हो रहा है उसने पोजीशन टेक ओवर कर लिया, ये होगा। आप आए, आपने इतनी अच्छी हमें जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी अगर प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो आप हमारे जो लीगल एडवाइजर है इनकी बातों को ध्यान रखिए, ताकि आपको किसी तरह की प्रॉपर्टी में कोई फ्रॉड ना हो, किसी तरह का कोई चीट ना कर पाए। धन्यवाद। धन्यवाद। राजसत्ता टीवी पर आपको मिलती है देश दुनिया से जुड़ी एक से बढ़कर एक खबरें। आप भी जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन दबाना मत भूलिएगा।